बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सिमरन अपनी सौतेली माँ कामिनी और सौतेली बहन जूही के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। वह बेचारी सिमरन के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी। उससे घर का सारा काम कराती और अगर कुछ काम गलत हो जाता तो उसकी सौतेली माँ सिमरन की बहुत पिटाई भी किया करती थी। कामिनी जूही को पूरी आजादी दिया करती थी। वह अपने दोस्तों के साथ चाहे कितनी रात तक पार्टी करे, कितने भी पैसे उड़ाए, लेकिन कामिनी कभी एक शब्द जूही को नहीं कहती थी और सिमरन ऐसे ही दुखों की भरी जिंदगी अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ जी रही थी। एक दिन सिमरन अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ सर्दी आ चुकी है, इस स्टोर रूम में मुझे बहुत ठंड लगती है। अगर मुझे कंबल या रजाई मिल जाए तो मेरी ठंड कुछ कम हो जाएगी। पूरी रात मैं ठंड से कांपती रहती हूँ। लकड़ी जलाकर अपनी सर्दी कम कर लिया कर। मनहूस बचपन में ही अपनी माँ को खा गई और जब इससे भी पेट नहीं भरा तो अपने पिता को खा गई। तो जैसे मनहूस लड़कियों को कुछ नहीं मिलता। मैंने अपने घर में सिर्फ तुझे इसलिए बर्दाश्त करके रखा है कि मुझे और मेरी बेटी को कोई काम नहीं करना पड़ता। अगर किसी नौकरानी को रखूंगी तो 2 पैसे बाहर जाएंगे। मैंने तुझे कल गेहूं पीसने के लिए दिए थे, आटा कहाँ है? महारानी को रजाई चाहिए। माँ गेहूं नहीं पीसे, आज रात को पीस दूंगी। कल जूही दीदी ने अपने रूम को साफ कराया था, अपनी अलमारी साफ कराई थी, तो सारा समय वहीं लग गया। आज सभी गेहूं पीस दूंगी, सुबह तक आपको आटा मिल जाएगा। हाँ, सुबह तक आटा मिल जाना चाहिए, वरना तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तेरी कितनी पिटाई करूंगी। ऐसा कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है और सिमरन झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, इस्त्री करना सब काम करके अपने स्टोर रूम में अपने हिस्से का खाना लेकर चली जाती है और गार्डन से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करती है और उन्हें जलाकर उसी के सामने बैठकर खाना खाती है। और कुछ समय बाद आग के सामने बैठकर ही सारे गेहूं चक्की पर पीसती है। गेहूं पीसते पीसते सिमरन के हाथ में छाले निकल आते हैं और सिमरन चक्की के पास बैठी बैठी ही सो जाती है। सुबह के 8 बज जाते हैं लेकिन उसकी आंखें नहीं खुलती। तभी जूही बहुत गुस्से में सिमरन के पास आती है और उससे कहती है, क्यों नौकरानी, तुझे एक बार की बात समझ में नहीं आती? माँ ने तुझे कितनी बार कहा है कि तुझे सुबह को 5 बजे उठना है, 8 बजे नहीं। मम्मी और मुझे कितनी भूख लगी है, तुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है। चल जल्दी से हमारे लिए नाश्ता तैयार कर। और हाँ, ये रहा मेरा सुंदर लहंगा, इस पर इस्त्री भी कर देना और उसके बाद तुझे मेरे मैनिक्योर और पेडिक्योर भी करना है। मेरा मुंह क्या देख रही है, चल काम पर लग जा। जूही दीदी, मैंने पूरी रात गेहूं पीसे हैं जिसकी वजह से मेरे हाथों में छाले निकल आए। अगर मैं दवाई लगाकर थोड़ी देर आराम कर लूंगी तो उसके बाद मैं आपके लहंगे पर इस्त्री भी कर दूंगी और आपका मैनिक्योर और पेडिक्योर भी कर दूंगी। लेकिन दीदी, नाश्ता आप खुद बना लो। क्या कहा? नाश्ता और मैं बना लूं? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं घर की शहजादी हूँ और शहजादियाँ कभी काम नहीं किया करती। तेरे हाथ में छाले निकल रहे हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चुपचाप हमारा नाश्ता तैयार कर और उसके बाद जो काम दिया है उसे खत्म कर। आई बड़ी आराम करने वाली, चल यहाँ से। जूही को जरा भी सिमरन के ऊपर दया नहीं आती और वह सिमरन को काम बताकर चली जाती है और सिमरन नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। उसके हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन बेचारी सिमरन करती भी तो क्या करती, उसकी सुनने वाला घर में कोई नहीं था। सिमरन पहले तो नाश्ता तैयार करती है, उसके बाद दोनों माँ बेटियों को नाश्ता देती है और नाश्ता देने के बाद जूही के लहंगे पर इस्त्री करने चली जाती है। इस्त्री करते समय सिमरन गहरी सोच में चली जाती है। अगर आज माता पिताजी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन का अत्याचार नहीं सह रही होती। मुझसे घर का कितना ज्यादा काम करवाया जाता है, जैसे मैं इंसान ही ना हूँ। मेरे हाथ में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। वो मुझसे इतने दर्द में भी काम करा रही हैं। काश मैं भी अपने माता पिता के पास चली जाऊं तो अच्छा रहेगा। सिमरन ऐसा सोचकर रो रही थी। तभी सिमरन को किसी चीज के जलने की बू आती है। जैसे ही सिमरन लहंगे की तरफ देखती है तो पूरा लहंगा पूरी तरह से जल चुका था। ये देखकर सिमरन घबरा जाती है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था इस लहंगे की उसे बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे नहीं, ये क्या अनर्थ हो गया। अगर इसके बारे में जूही दीदी और माँ को पता चल गया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी। कहीं मुझे जान से ही न मार दें।
ऐसा कहकर सिमरन बहुत घबरा रही थी। तभी वहाँ पर जूही आ जाती है और अपने लहंगे को जला देखकर आग बबूला हो जाती है और वह सिमरन के एक जोर से थप्पड़ मारती है और चिल्लाकर अपनी माँ को बुलाती है। मम्मी, मम्मी, जल्दी से यहाँ आओ। देखो, इस नौकरानी ने मेरा कितना सुंदर लहंगा जला दिया। इस नौकरानी की पहले ही मेरे इस लहंगे पर नजर थी और इसने जानबूझकर मेरा लहंगा जला दिया। मम्मी जी, जल्दी से यहाँ आओ। जूही की आवाज सुनकर कामिनी भागकर आती है। तभी जूही कामिनी को सब बताती है किस तरह से सिमरन ने उसका कीमती लहंगा जला दिया। तभी कामिनी इस्त्री उठाकर सिमरन के हाथ पर लगा देती है। तभी सिमरन रोते हुए अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, ये आपने क्या कर दिया? मुझे कितनी जलन हो रही है। आपने मेरा हाथ जला दिया। पहले ही मेरे हाथ में छाले निकल रहे थे और आपने इस्त्री लगा दी है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये लहंगा मैंने जानबूझकर नहीं जलाया। आप दोनों मेरे ऊपर इतना जुल्म और अत्याचार क्यों करती हो? मैं भी तो इस घर की बेटी ही हूँ, सौतेली हूँ, लेकिन हूँ तो आपकी बेटी ही। मैंने कभी तुझे अपनी बेटी नहीं समझा। तू नौकरानी है तो नौकरानी ही रहेगी। पहले ही मेरी बेटी का इतना सुंदर लहंगा जला दिया। अब तुझे एक हफ्ते तक अन्न का एक दाना नहीं मिलेगा। तब तुझे पता चलेगा कि नुकसान करने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है, मनहूस। ऐसा कहकर जूही और कामिनी वहाँ से चली जाती हैं और बेचारी सिमरन रोते हुए अपने जले हाथ पर ठंडा पानी डालती है, उस पर टूथपेस्ट लगाती है और उसके बाद अपनी माँ की तस्वीर को देखकर बहुत रोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन गांव में राजमहल द्वारा अनाउंसमेंट होती है। सुनो सुनो गाँव वासियों, राजमहल की रानी अपने बेटे की शादी कराना चाहती हैं, इसलिए वह बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन कर रही हैं। इस गांव की सभी सुंदर लड़कियों को इस पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। सभी लड़कियां सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर इस पार्टी में आएंगी। रानी को जो भी सुंदर लड़की अपने बेटे के योग्य लगेगी, वे उससे राजकुमार की शादी कराएंगी। यह अनाउंसमेंट सुनकर गांव की सभी लड़कियां खुश हो जाती हैं और गांव की सभी लड़कियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जूही अपने लिए बहुत सुंदर लहंगा खरीद कर लेकर आती है और अपनी माँ को दिखाती है। मम्मी, आपको पता है पूरे गांव में सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ। राजकुमार की शादी तो मुझसे ही होगी। देखिए मैं कितना सुंदर लहंगा लेकर आई हूँ। ये लहंगा पहनकर तो मैं और भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। और हाँ मम्मी, इस सिमरन की बच्ची से इस लहंगे को दूर ही रखना, कहीं पहले की तरह इस लहंगे को भी न जला दे। हाँ मेरी बच्ची, इस सुंदर लहंगे को मैं उस मनहूस से दूर ही रखूंगी। और मेरी प्यारी बच्ची, इसमें कोई शक ही नहीं है, राजकुमार से शादी तो तुमसे ही होगी। मेरी शहजादी बिटिया बहुत जल्दी राजकुमारी बनने वाली है। मेरी बेटी राज करेगी, राज। ऐसा कहकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और जूही अपने लहंगे को अपने रूम में रखने चली जाती है। यह बातें सुनकर सिमरन को बहुत दुख होता है। गांव की सभी सुंदर लड़कियां लहंगे पहनकर राजमहल में जाएंगी और वह नहीं जा पाएगी। यह सोचकर सिमरन अपने माता पिता को याद कर बहुत रोती है। माँ, आप हमेशा कहती थी कि मेरी शादी एक राजकुमार से होगी, क्योंकि मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं लगती। देखिए ना माँ, आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है। आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मेरे ऊपर कितना जुल्म करती है। ऐसा कहकर सिमरन बहुत रोती है। तभी उसके स्टोर रूम में बहुत सुंदर एक परी आती है और वह परी सिमरन से कहती है, सिमरन, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए ये सुंदर जादुई लहंगा दिया है। इसे पहनकर तुम राजमहल जाओगी। सच में परी, तुम्हें मेरी माँ ने मेरी मदद के लिए भेजा है। मेरी माँ कितनी अच्छी है। परी, आपको पता है पूरे संसार में माँ से अच्छा कोई नहीं होता। परी, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद लेकर आई हैं इस जादुई लहंगे के रूप में। अब मैं इस जादुई लहंगे को पहनकर राजमहल में जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। सिमरन को जादुई लहंगा देकर परी गायब हो जाती है और जैसे ही सिमरन वह जादुई लहंगा पहनती है तो सिमरन बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। उसके जितने भी जख्म होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और अब वह दिन भी आ ही जाता है जिस दिन गांव की सभी लड़कियों को सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर
राजमहल की पार्टी में जाना था। गांव की सभी लड़कियां और जूही बहुत अच्छे से तैयार होकर राजमहल चली जाती हैं और कुछ समय बाद सिमरन भी अपना जादुई लहंगा पहनकर राजमहल चली जाती है। सिमरन बिल्कुल भी किसी के पहचानने में नहीं आ रही थी। तभी सिमरन को देखकर जूही अपनी माँ से कहती है, मम्मी ये सुंदर लड़की कौन है? आज से पहले तो मैंने कभी अपने गांव में इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, तो फिर ये कौन है? अरे बेटा, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये किसी राजघराने की लड़की दिखती है। जरूर रानी या राजकुमार से मिलने आई होगी। तुम चिंता मत करो, राजकुमार से तो शादी तुम्हारी ही होगी। वहीं दूसरी तरफ सिमरन बहुत खुश थी। वह राजमहल में बहुत एंजॉय करती है। कुछ समय बाद राजकुमार और रानी भी आ जाते हैं। राजकुमार की नजर जैसे ही सिमरन पर जाती है, वह पहले ही नजर में सिमरन को पसंद करने लगे थे। राजकुमार राजमहल में उपस्थित सभी लड़कियों को छोड़कर सिमरन के पास जाते हैं और उससे डांस के लिए पूछते हैं। सिमरन राजकुमार के साथ डांस करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों डांस करते हैं। रानी समझ जाती है कि राजकुमार को सिमरन पसंद है, इसलिए कुछ समय बाद रानी एक अनाउंसमेंट करती है, हमने इस पार्टी का आयोजन जिस मकसद के लिए किया था वह हमारा पूरा हो चुका है। हमारे बेटे राजकुमार के लिए हमें लड़की मिल चुकी है। हम अपने बेटे राजकुमार की शादी सिमरन से कराना चाहते हैं। यह अनाउंसमेंट सुनकर सिमरन खुश हो जाती है कि उसकी शादी एक राजकुमार से होगी। उसकी माँ ने जो बचपन में कहा था वह बात पूरी हो गई। कामनी और जूही को भी पता चल जाता है कि सुंदर दिखने वाली लड़की कोई राजघराने की बेटी नहीं थी, ये तो सिमरन है जिसे उन्होंने नौकरानी बना के रखा था। दोनों माँ बेटी हाथ मलती रह जाती हैं। उन्होंने क्या क्या सोचा था, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और उन्हीं के सामने बहुत धूमधाम से सिमरन की शादी राजकुमार से हो जाती है। आज सिमरन बहुत खुश थी कि वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के जुल्म और अत्याचार से बाहर निकल आई, सिर्फ जादुई लहंगे की मदद से। रौनकपुर गांव में सीमा, अर्चना और कोमल नाम की 3 सहेलियां रहती थी। तीनों बचपन से ही एक साथ हंसते खेलते हुए बड़े हुए। कुछ दिन पहले ही उनका स्कूल खत्म हुआ। वह तीनों अब कॉलेज में आ गई थी, लेकिन तीनों की दोस्ती अभी भी बरकरार थी। अर्चना के घर की हालत तीनों दोस्तों में थोड़ी सी खराब थी, लेकिन अर्चना के पास पैसे नहीं थे तो क्या हुआ, उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर वक्त मजबूर और बेसहारा लोगों की मदद किया करती थी। उसके पास जितना था उतने में ही वो लोगों की मदद करने की कोशिश करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन सीमा अपना होमवर्क लाना भूल जाती है। टीचर होमवर्क न लाने की वजह से पिटाई करती थी। इस बात से सीमा को बहुत डर लग रहा था। वो डर के मारे कांप रही थी। सीमा की यह हालत अर्चना से देखी नहीं गई और उसने उसे टीचर की मार से बचाने के लिए अपना होमवर्क सीमा को दे दिया। तभी क्लास में टीचर आ जाती है। अर्चना, चलो अपना होमवर्क दिखाओ। आई एम सॉरी टीचर, दरअसल मैं अपना होमवर्क लाना भूल गई। अच्छा बहाना है, अब पिटाई खाने के लिए भी तैयार हो जाओ। उसके बाद अर्चना सीमा के हिस्से की पिटाई भी खुद ही खा लेती है। स्कूल में तो सीमा और कोमल अच्छा खाना खा लिया करती थी, लेकिन अर्चना नमक रोटी से ही अपना पेट भर लिया करती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और अर्चना का बर्थडे आता है। अर्चना गरीब थी, इसलिए उसके पास ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थे। अर्चना का फटा हुआ कपड़ा देखकर सीमा और कोमल मिलकर अर्चना को एक सुंदर सा फ्रॉक गिफ्ट करने का प्लान बनाते हैं। हाँ कोमल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हमें अर्चना को एक बहुत सुंदर सा फ्रॉक गिफ्ट करना चाहिए। फ्रॉक को देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होगी। उसके बाद सीमा और कोमल ने जो कुछ भी पैसे जमा किए, वो उन पैसों को लेकर एक बहुत बड़ी दुकान में गई। चूँकि सीमा और कोमल ने अपने पॉकेट मनी से ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं किए थे, इसलिए बड़ी दुकान से वो फ्रॉक नहीं खरीद पाई। उसने बहुत सारे दुकानों में जाकर पता किया, लेकिन हर जगह फ्रॉक बहुत ही महंगे थे। कोमल, अब हम क्या करें? मुझे तो लगता है अर्चना को हम फ्रॉक गिफ्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो। हमारे इतने कोशिश करने के बाद भी हम अर्चना के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम उसे एक छोटा सा तोहफा भी नहीं दे पा रहे हैं।
वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी सीमा को एक दुकान दिखाई देता है जिसके ऊपर लिखा था जादुई फ्रॉक की दुकान। वो देखो सीमा, चलो उस दुकान में चलकर पता करते हैं, शायद वहाँ हमारे बजट का कुछ मिल जाए। उसके बाद वो दोनों सहेलियां खुशी खुशी उस जादुई दुकान में चली गई। तभी उसे वहाँ एक बहुत ही सुंदर फ्रॉक दिखाई दिया। आंटी, ये रेड वाली फ्रॉक कितने की है? बेटा, वैसे तो इस फ्रॉक की कीमत 2000 है, लेकिन मेरी दुकानों की सारी चीजें जादुई है, इसलिए यह फ्रॉक आपको 5000 की मिलेगी। अच्छा। फ्रॉक की कीमत सुनकर सीमा और कोमल दोनों निराश हो जाती है। तभी वो दुकान वाली कहती है, अरे तुम दोनों उदास क्यों हो गए? आंटी, दरअसल बात ये है कि हमें अपनी सहेली के लिए एक फ्रॉक खरीदनी है, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है ना। लेकिन हम दोनों अपने पॉकेट मनी से ज्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए। हमने कई दुकानों में पता किया, लेकिन सारे फ्रॉक बहुत ही महंगे हैं। हमें लगा शायद आपके यहाँ हमें कोई सस्ता सा फ्रॉक मिल जाएगा, लेकिन आपके यहाँ तो। अरे बेटा, उदास मत हो, तुम्हारे पास जितने पैसे हैं तुम उतने पैसे देकर मुझसे ये फ्रॉक ले जा सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? यही कि अब तुम दोनों को हंसना पड़ेगा। चलो अब हंसो। उस दुकान वाली आंटी की यह बात सुनकर सीमा और कोमल बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो आंटी को पैसे देकर अर्चना के लिए वो रेड फ्रॉक खरीद लेती है। वो फ्रॉक एक जादुई फ्रॉक था। इस बात की भनक ना तो सीमा को थी और ना ही कोमल को। उन दोनों ने दुकान वाली आंटी की बातों पर इतना ध्यान नहीं दिया था। सीमा और कोमल ने मिलकर अर्चना के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। अर्चना इन सब से बहुत ही ज्यादा खुश होती है। तभी सीमा और कोमल दोनों अर्चना को फ्रॉक भी गिफ्ट देती है। अर्चना फ्रॉक को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे उसके आंखों में से आंसू आ जाते हैं। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे इस जन्म में तुम जैसी सहेलियां मिली। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी दोस्त। बस भी कर, अब हमें रुलाएगी क्या? चल अब चलकर केक काटते हैं। अर्चना खुशी खुशी उस फ्रॉक को पहनकर केक काटती है। अर्चना पर वो फ्रॉक बहुत ही ज्यादा जच रहा था। अर्चना उस फ्रॉक में बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ समय बाद उसकी सहेलियां उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर अपने घर चली जाती है। अर्चना को इतने सुंदर फ्रॉक में देखकर अर्चना की माँ उससे कहती है, अरे अर्चना बेटा, तुम इतना सुंदर फ्रॉक कहाँ से लेकर आई हो? माँ, ये फ्रॉक तो मेरी सहेलियों ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट दिया है। देखो ना माँ, बहुत सुंदर है ना? हाँ बेटी, बहुत ही सुंदर फ्रॉक है। अर्चना फ्रॉक को पहनकर खाना खाने बैठती है। उसके खाने में जो सूखी रोटी और चटनी होती है वो अर्चना के खाना छूते ही स्वादिष्ट पकवान में बदल जाता है। यह देखकर अर्चना और उसकी माँ दोनों ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। उसके बाद वे लोग खुशी खुशी स्वादिष्ट पकवान खाते हैं। उसके बाद वे सभी सोने चले जाते हैं। अर्चना जैसे ही जमीन पर बिछी चटाई पर सोती है तभी उसका चटाई एक बहुत ही खूबसूरत बेड में बदल जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ और कैसे हो रहा है? उधर वो खाना इतना स्वादिष्ट हो गया और अब ये मेरा बिस्तर भी इतना सुंदर बेड में बदल गया। कहीं ये सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से तो नहीं हो रहा? शायद मेरा ये फ्रॉक जादुई है। अर्चना अपने फ्रॉक को फिर से एक बार आजमाने के लिए अपने घर के चूल्हे को छूती है। अर्चना जैसे ही घर के मिट्टी के चूल्हे को हाथ लगाती है तभी वह चूल्हा गैस सिलेंडर में बदल जाता है। अब तो अर्चना को पक्का यकीन हो जाता है कि उसका फ्रॉक कोई साधारण फ्रॉक नहीं बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। अगले दिन अर्चना उस फ्रॉक को पहनकर अपनी सहेलियों के पास जाती है और उन्हें भी उस फ्रॉक के बारे में सब कुछ बताती है। सीमा, कोमल, तुम्हें पता है तुम दोनों ने मिलकर जो मुझे मेरे बर्थडे पर फ्रॉक गिफ्ट किया था वह कोई साधारण फ्रॉक नहीं बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? भला कोई फ्रॉक जादुई कैसे हो सकता है?
हाँ, मेरा यकीन करो तुम दोनों, मैं सच कह रही हूँ। अर्चना की दोनों सहेलियों में से कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो पा रहा था कि वह फ्रॉक जादुई है, और वे लोग अर्चना का मजाक उड़ाकर उसे घर जाने को बोलते हैं। अर्चना उदास मन से घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और बरसात का मौसम आ जाता है। अर्चना अपने परिवार सहित बेघर हो जाती है। वे लोग अपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। काकी, कोई तो दरवाजा खोलो, मेरा घर टूट गया है, मुझे एक रात अपने घर में रहने दे दो प्लीज काकी, बाहर बहुत बारिश हो रही है, दरवाजा खोलो। लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता है। तभी काकी घर के अंदर से ही आवाज देती है, अरे मेरे घर के अंदर जगह नहीं है, कहीं और जाकर मदद मांगो। इसी तरह से अर्चना कई घर के दरवाजे पर जाकर उनसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। अंत में अर्चना को याद आता है कि उसके पास तो जादुई फ्रॉक है। अर्चना भागकर अपने घर के अंदर जाती है और किसी तरह से टूटे फूटे घर में से अपना फ्रॉक ढूंढकर निकालती है, और फिर उस फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, अब तुम ही मेरी आखिरी आस हो, अब तुम ही मेरी मदद कर सकती हो। भला इतनी तेज बरसात में हम सब कहाँ जाएंगे? प्लीज जादुई फ्रॉक, हमारी मदद करो। अर्चना के इतना कहते ही उस फ्रॉक से तेज रोशनी निकलती है और उसी जगह पर एक बहुत ही आलीशान फ्रॉक का घर बनकर तैयार हो जाता है। यह देखकर अर्चना खुशी खुशी अपनी माँ के साथ उस घर के अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखती है कि उस घर के अंदर उसकी जरूरत का सारा सामान पहले से ही रखा हुआ है। अर्चना यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और जादुई फ्रॉक का धन्यवाद करती है। जादुई फ्रॉक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप मेरी जिंदगी में नहीं होते तो न जाने मेरी जिंदगी कितनी मुसीबतों से कटती। आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अगले दिन अर्चना की दोनों सहेलियां उसके घर आती है, तो वह उसके घर के जगह आलीशान फ्रॉक के घर को देखकर हैरान रह जाती है। सीमा, क्या ये हमारी दोस्त अर्चना का घर है, या फिर कहीं हम दोनों रास्ता तो नहीं भटक गए ना? नहीं नहीं कोमल, यह हमारी दोस्त अर्चना का ही घर है। इतने में अर्चना घर से बाहर आती है और कहती है, मैंने कहा था ना, तुमने मुझे जो फ्रॉक दिया है वो जादुई है, और यह सब उसी जादुई फ्रॉक के जादू की वजह से हुआ है। इसके बाद अर्चना अपनी दोनों सहेलियों को फिर से अपनी सारी बातें बताती है। यह सब सुनकर सीमा और कोमल भी बहुत खुश होती है। अरे हाँ, याद आया, उस दुकान वाली आंटी ने कहा था हमारी दुकान की सभी चीजें तो जादुई है, पर हमने उनकी बातों का यकीन नहीं किया, पर आज मुझे यकीन हो गया और मैं ये सब देखकर बहुत ही खुश हूँ। हाँ अर्चना, मैं भी तुम्हें इतना खुश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, और इस जादुई फ्रॉक की सही मायने में असली हकदार भी तुम ही हो। और देखो, ये फ्रॉक तुम्हें मिल गया। उस दिन से तीनों सहेलियां खुशी खुशी रहने लगती है, और साथ में अर्चना का भी जीवन उस जादुई फ्रॉक की वजह से बहुत ही अच्छे से गुजरने लगता है।